कि न्यून कोड किसे कहा जाता है। यदि किसी भी कोड की जो माप है 90 से कम हो, 90 से क्या हो, कम हो, तो वह क्या कहलाता है, न्यून कोड कहलाता है। मतलब अगर कोई भी कोड है जो 0 से तो अधिक है, 0 से तो अधिक है लेकिन 90 से क्या है, कम है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, न्यून कोड कहेंगे। जैसे 90 का अगर कोड होता तो एक सीधी रेखा बनता, 90 का कोड होता तो क्या होता है, एक सीधी रेखा भी बनता। लेकिन यह जो कोड बनाया गया है AOB का जो कोड बना है, यह 90 से क्या है, कम है लेकिन 0 से अधिक है। यही कोड जो 0 से अधिक होगा लेकिन 90 अंश से कम होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, न्यून कोड कहेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सम कोड किसे कहते हैं। आगे ही पूछा गया है कि सम कोड किसे कहते हैं। तो सम कोड, यदि किसी भी कोड की माप जो 90 अंश के बराबर हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सम कोड कहेंगे। यहीं पर आपका 90 अंश का कोड बनेगा, तो ऐसी आकृति जो होगी किस कोड को बनाएगी, सम कोड को बनाएगी। जैसे आगे ही पूछा जाएगा कि अधिक कोड किसे कहते हैं। अधिक कोड किसे कहते हैं, अधिक कोड के बारे में पूछेगा। यदि किसी भी कोड की माप 90 से अधिक, 90 से क्या होगी, अधिक होगी, परंतु 180 से कम, 90 से तो अधिक होगी लेकिन 180 से कम होगी, मतलब 90 से बड़ा कोड और 180 से क्या बन जाए, छोटा कोड बन जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, अधिक कोड कहेंगे। यह था 90 अंश का कोड। यहाँ से जो सीधी रेखा बनेगा 90, यह क्या है, 90 से तो अधिक है लेकिन जो एक सीधी रेखा पे 180 बनता है, इससे क्या है, कम है, तो यही वाला कोड क्या कहलाएगा, अधिक कोड कहलाएगा। अगर एक सीधी लाइन होती तो यह क्या कहलाता, हमारा 180 अंश का जो क्या कहलाता है, एक रीजू कोड कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रीजू कोड कहते हैं। लेकिन यह क्या है कि 90 से तो अधिक है लेकिन 180 से छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोड कहेंगे। 90 से अधिक है और 180 से छोटा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अधिक कोड। अब देखिए जैसे पूछा गया है कि रीजू कोड की माप है ना, रीजू कोड किसे कहेंगे। यदि किसी भी कोड की जो माप है, यदि किसी भी कोड की माप 180 अंश के बराबर हो, यदि किसी भी कोड की माप 180 अंश के बराबर हो, तो उसी को क्या कहते हैं, रीजू कोड। मतलब एक सीधी लाइन पर बनने वाला कोड ही क्या कहलाता है, रीजू कोड कहलाता है। और रीजू कोड का जो मान होता है वो कितने का होता है, 180 अंश का होता है। अगर 180 से छोटा होता और 90 से अधिक होता तो हमारा अधिक कोड होता। अगर 90 अंश का होता तो वो क्या हो जाता, सम कोड हो जाता। आगे देखिएगा, जैसे पूछा है कि बृहत कोड किसे कहेंगे। तो बृहत कोड उसे कहेंगे यदि किसी कोड की माप 180 से अधिक परंतु 360 से कम हो, 180 से क्या हो, अधिक हो परंतु 360 से कम हो, तो ऐसे वाले कोड को हम क्या कहेंगे, बृहत कोड कहेंगे। आगे देखिएगा, जैसे पूछा है पूरक कोड यहीं पे एक और कोड देखिएगा। जैसे पूछ दे संपूर्ण कोड, जो 360 अंश का कोड होगा, जो 360 अंश का कोड होगा वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोड कहलाएगा। कितने वाला, जो 360 अंश का होगा। और रीजू कोड किसको कह रहे थे, रीजू कोड जो 180 अंश का था, जो 180 अंश का था वो क्या था, रीजू कोड था। और यहीं पर अगर 180 से अधिक हो लेकिन 360 से कम हो, तो वो वाला कोड क्या कहलाता है, बृहत कोड कहलाता है। आगे देखिएगा, पूछा गया है पूरक कोड के बारे में। पूरक कोड किसे कहेंगे, यदि दो कोडों का योग 90 अंश हो तो ये दोनों कोड क्या कहलाएंगे, उन दोनों कोडों का योग जो क्या क्या कहलाएगा, पूरक कोड कहलाएगा। पूरक कोड, यदि दो कोडों का योग 90 अंश हो तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, पूरक कोड कहेंगे। कोई भी दो कोड हो जिनको जोड़ने से उनका मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, पूरक कोड कहेंगे। जैसे ये 60 दे दिया तो इसे हमें कितना करना होगा, 30, क्योंकि 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। अगर ए वाला जो कोड है, कोई एक कोड हमने दे दिया कितना, कि यह कोड 40 है, तो इसे कितना मानना पड़ेगा, इसे 50 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। अगर 90 के बराबर हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूरक कोड कहेंगे। आगे ही पूछा गया कि संपूरक कोड, आगे पूछा गया किसके बारे में, संपूरक कोड। इस बार कोडों का योग कितना होना चाहिए,
180। समपूरक कोण में कितना होना चाहिए? 180। अगर पूरक कोण पूछे तो उसमें तो 90 होगा, लेकिन अगर समपूरक पूछे तो उसमें दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए? 180। जैसे इस वाले कोण का मान दे दिया 40, इस वाले कोण का मान कितना दे दिया? 40। तो ये दूसरा कोण हमें कितना मानना होगा? इसे 140 मानना होगा। कितना मानना होगा? 140। 140 क्यों मानेंगे? क्योंकि 140 और ये 40 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। जब दो कोणों का मान 180 अंश होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। अगर दो कोणों का मान 90 अंश होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पूरक कोण। अगर दो कोणों का मान जोड़ने पर कितना हो जाए? 180, तो उसको हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहेंगे। देखिए त्रिभुज के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। कोई भी त्रिभुज बना अगर उसके तीनों कोणों का मान हम जोड़ें, तीनों कोणों का मान हम जोड़ें तो कितना आता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। यदि यह 60 है, अगर यह 60 है तो इसको भी हमें कितना करना पड़ेगा? 60 ही करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना आना चाहिए? सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज की और कुछ कंडीशन होती है कि त्रिभुज कब बन सकता है और कब नहीं बन सकता है। तो त्रिभुज कब कब बन सकता है देखिएगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं, और तीनों भुजाओं की कुछ कंडीशन होती है। यदि यदि दो भुजाओं का योगफल, यदि दो भुजाओं का योगफल, जैसे हमने इसको मान लिया 3 और इसको मान लिया 4 और इसको हमने कितना मान लिया? 5। कह रहा है कि यदि दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। अगर एक कंडीशन है तो त्रिभुज बन सकता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग ले लीजिए और तीसरी भुजा से वो हमेशा अगर बड़ा हो रहा है तो वो क्या होता है? एक त्रिभुज बन सकता है। जैसे दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 4 और 3 कितना लेंगे? 7। यह तीसरे वाले कोण से क्या है? भुजा से क्या है? बड़ा है। तो यह त्रिभुज बन सकता है। ये त्रिभुज क्या हो सकता है? बन सकता है। किसी को भी लिख दीजिए, जैसे हमने 5 ले लिया और 3 ले लिया। 5 और 3 कितना होगा? 8। ये तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में जो कुछ भी होगा वो हमेशा क्या है? एक त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज बनने की कंडीशन बार बार पूछी जाती है। एक त्रिभुज बनने की एक कंडीशन और होती है, त्रिभुज बनने की एक कंडीशन और होती है। अगर किसी दो त्रिभुज, यदि किसी दो भुजाओं, त्रिभुज में यदि किसी दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर अगर तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। अगर छोटा बन रहा है तो वो भी त्रिभुज बन सकता है। 3 भुजाएं, जैसे हमने इसको मान लिया 3 और इसको हमने मान लिया 4 और इसको कितना मान लिया? 5। तो कह रहा है किन्हीं भी दो भुजाओं को आप अंतर करिए, किन्हीं भी दो भुजाओं का आप अंतर करिए, तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, तभी त्रिभुज बन जाएगा। जैसे 4 और 3 का अंतर करेंगे तो 1 आएगा और ये 5 से क्या है? छोटा है। तो ये भी त्रिभुज की ही कंडीशन है, यानी इस कंडीशन पे भी त्रिभुज बनेगा। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से क्या होगा? हमेशा छोटा होता है। तो वो भी एक त्रिभुज बन जाएगा। ये त्रिभुज बनने की क्या थी? कंडीशन थी, जो बार बार हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आगे देखिएगा किसका दिया फार्मूला। अब आ गया वृत्त। वृत्त के फार्मूले है ना, वृत्त के फार्मूले देखिएगा। किसके फार्मूले हैं यहाँ पे? वृत्त के। वृत्त की जो व्यास, वृत्त का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 2r होता है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या का व्यास क्या होता है? दोना होता है। जो त्रिज्या होती है हमारी, जो केंद्र से परिधि तक आई होती है, क्या होती है? यही त्रिज्या होती है। अगर इसी त्रिज्या को हम दूना कर दें, इसी त्रिज्या को हम दूना कर दें तो जो केंद्र से होकर यहाँ से यहाँ तक आई है, इसको हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। मतलब 2r को मिलाकर, यानी 2r को हमने मिलाकर क्या बना दिया? एक व्यास बना दिया। तो व्यास का सूत्र ही होता है 2r। इसमें r क्या? त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दूना, त्रिज्या का दूना ही क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। अगर सिर्फ अगर केंद्र से लेकर, अगर सिर्फ केंद्र से लेकर हम परिधि तक सिर्फ इसको पूछें तो ये क्या हमारी ये एक त्रिज्या है। लेकिन अगर हमने त्रिज्या को दूना कर दिया और इस केंद्र यानी इस परिधि से इस परिधि तक उसे टच करा दिया तो ये पूरी वाली रेखा क्या बन गई? ये इसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो इसीलिए व्यास का जो सूत्र है वो कितना लिखा जाता है? 2r। त्रिज्या का दोना, त्रिज्या का दोना क्या होता है? व्यास होता है। अगर हमसे परिधि पूछे, परिधि का सूत्र पूछे तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल पूछे तो πr²।
वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। व्यास पूछे तो 2 आर, सिर्फ त्रिज्या का दूना होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। यहाँ पर देखिए वर्ग के बारे में दिया हुआ है ना, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग की पहले तो ये देखिए वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक 90 अंश का इसमें कोण भी बनता है, प्रत्येक क्या बनता है इसमें 90 अंश का कोण बनता है। और इसमें 2 विकर्ण बनते हैं, और इसमें कितने विकर्ण बनते हैं, 2 विकर्ण बनते हैं। और विकर्ण का ही फार्मूला पूछा है, तो विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए रूट में 2, यानी भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, यह किसका सूत्र होता है, विकर्ण का सूत्र होता है। अगर परिमाप की बात करें, तो परिमाप कितना होता है 4a। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिधन माप, परिधन माप, यानी परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब मापना, यानी चारों तरफ, इनके चारों तरफ की अगर हम दूरी को मापते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, परिमाप। जब हम चारों तरफ की माप लेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो परिमाप यानी 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। 4 भुजा को हमने मापा है तो इसीलिए भुजा को हम ए से दिखाते हैं, और हमने 4 बार मापा तो इसीलिए इसको क्या कह देंगे, 4a कह देंगे। यदि यहीं पे वर्ग का क्या पूछे, क्षेत्रफल पूछे तो क्या बताएंगे, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। आगे देखिएगा, जैसे वृत्त फिर आ गया, वृत्त का हमने क्या पढ़ा था फार्मूला, वृत्त का जो क्षेत्रफल पढ़ा था वो कितना पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर। अब परिधि कितनी पड़ी थी, 2 पाई आर। आगे देखिएगा, जैसे कुछ स्क्वायर के फार्मूले बताएंगे, कुछ यहाँ पर क्या बताएंगे, स्क्वायर के फार्मूले बताएंगे जिन्हें हम देख रहे हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसको हम ए प्लस बी और ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इनको हम हल करेंगे तो फिर यही चीज़ मिल जाएगी, यानी ए प्लस बी भी हम लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे देखिएगा माइनस वाला है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी भी इसको लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, जैसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है इसके बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस में क्या कर देंगे 2ab। और आगे देखिएगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में क्या लिख देंगे, ए माइनस बी। जब भी ऐसे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में क्या लिख देंगे, ए माइनस बी। ये 2 फार्मूले देखिएगा और बच्चे इसमें, जैसे कह दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी दोनों को जोड़ दिया इस बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो काट पीट कर कितना बचेगा, 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 कोष्टक में कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों फार्मूला लिख कर और दोनों को हम क्या करें, घटा दें, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब कितना बचता है, 4ab बचता है। अगर दोनों फार्मूले जो लिख कर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दें किसके साथ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बचेगा क्या, 4ab। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिएगा आगे क्या है, किस फार्मूला आगे देखिएगा, जैसे भाज्य बराबर क्या होता है, कभी पूछता है ना कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे देखिएगा, जैसे 2 से हमने किसमें भाग दिया, 9 में भाग दिया, तो 2 चौक के 8, ये कितना आ गया 1। तो ये जो 2 है इसमें 2 हमारा क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा, 2 क्या कहलाएगा इसमें, भाजक कहलाएगा। और जो इसमें 4 है वो हमारा क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, भागफल। और जो 1 है इसमें वो क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा, 1 क्या कहलाएगा, शेषफल। और इसमें 9 जो है वो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, जो 9 है इसमें वो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। तो इसी में
क्या चीज़ें, एक चीज़ है, दो, तीन और चार, चार चीज़ें ना, भाज्य है, भाजक है, भागफल है, प्लस क्या है, शेषफल। किसी एक को गायब कर देगा और उसी को पूछेगा। जैसे हमने यहाँ पे भाज्य को हटा दिया, जैसे हमें अगर भाज्य न पता हो, अगर भाज्य हमें न पता हो कि कितना हो, तो हम कैसे बताएंगे। जैसे भाज्य को गायब कर देगा और भाज्य को ही पूछेगा। जैसे भाज्य को गायब कर देता है कि हमें भाज्य न पता हो ना, जैसे कि भाज्य हमें न पता हो। इस चीज़ को अगर पता करना है कि भाज्य कितना होगा, तो भाजक तो हमें पता है ना, भाजक कितना है, तो भाजक 2 लिखिए। और भागफल, गुणे का चिन्ह लगाइए, भागफल, भागफल कितना है, तो भागफल 4 रखिए ना, भागफल कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस रखिए। शेषफल कितना है, 1, 1 रख दीजिए। तो गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 कितना हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा। और भाज्य था भी कितना, 9 ही था, और 9 आ भी गया। तो इस फार्मूले से ऐसे भाग के जो नियम, यानी भाग के जो भी पूछे जाते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल या शेषफल, कुछ भी पूछा जाता है, 3 को देकर किसी एक को भी पूछा जाता है, तो इसी तरीके से इसको लगाया जाता है। आगे देखिएगा क्या क्वेश्चन है। जैसे कुछ घात के नियम दिए गए, घात के नियम दिए गए, घात के नियम बड़े ध्यान से देखिएगा। घात के नियम कैसे है ना, जैसे अगर आधार बराबर हो, अगर आधार क्या हो, बराबर हो, तो घातें जुड़ जाती हैं। वही चीज़ है, जैसे आधार यहाँ पर a गुणे a, दोनों का आधार क्या है, बराबर। तो घात में जो भी होगा, जैसे इसके घात में यम है और इसके घात में क्या है, यन है, तो दोनों चीज़ आपस में जुड़ जाती है। तो दोनों को जोड़कर हम a की पावर यम प्लस यन लिख सकते हैं। जब भी आधार समान होगा, घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। और जब इस फॉर्म में लिखा हो, जैसे a की पावर यम और कोष्टक के बाहर फिर क्या लिखा हो, यन लिखा हो, a के पावर यम, फिर कोष्टक बंद करके फिर क्या लिख दे, यन लिख दे, तो इन दोनों का भी आपस में गुणा होता है। जैसे यन और यम का आपस में गुणा करके हम क्या लिख देंगे, a के पावर यम यन, a के पावर में हम क्या लिख देंगे, यम यन। उसी तरह इसको देखिएगा, जैसे a के पावर में यम हो और भागे a के पावर में यन हो। जब भी आधार समान हो, आधार दोनों का समान है, a इसका भी और a इसका भी, तो पावर आपस में क्या होती है, घट जाती है। जब आधार समान होगा और गुणे का चिन्ह है, जब आधार समान है और गुणे का चिन्ह है, तब तो घातें जुड़ जाएंगी। लेकिन जब आधार समान हो और भाग का चिन्ह हो, तो दोनों घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो a के पावर माइनस a के पावर यम माइनस यन लिख देंगे। a के पावर कितना लिखेंगे, यम माइनस यन लिख देंगे। गुणा होगा तो जोड़ेंगे, और अगर भाग होगी तो घातें क्या होंगी, आपस में घट जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आधार दोनों का समान होना चाहिए। जैसे नीचे यहाँ पर a था और इसमें भी कितना था, a था, तो आधार कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखिए क्या लिखा है, अगला 4 नंबर देखिएगा। जैसे ए बी के पावर कितना लिखा हुआ है, यन लिखा हुआ है। ए बी के पावर कितना लिखा हुआ है, यन लिखा हुआ है। जब इसे कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो यह यन जो है ए के पावर भी जाएगा और किसके पावर जाएगा, बी के पावर भी जाएगा, क्योंकि यह यन एक कोष्टक के बाहर लगा हुआ। जब कोष्टक टूटेगा तो यह यन ए का भी होगा और किसका होगा, बी का भी होगा। तो ए के पावर यन और बी के पावर यन हम दोनों के पावर में लिख देंगे। 5वां नंबर देखिएगा, जैसे लिखा है 1 बटे ए के पावर यन। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जो ए के पावर यन है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, प्लस है ना, तो प्लस की चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। प्लस की चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ए के पावर माइनस यन लिखेंगे। अगर मान लो अगर ये चीज़ ऐसे लिखी होती है, ए के पावर माइनस यन, तो इसको हम प्लस में करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 बटा ए के पावर यन। प्लस में करने के लिए हम बटे में करते हैं। अगर बटे की चीज़ है, जब उसको सही में करेंगे यानी ऊपर ले जाएंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। छठा क्वेश्चन देखिएगा, जैसे a बटा बी के पावर कितना दिया हुआ है, यन दिया हुआ है। a बटा बी के पावर है ना, a बटा बी के पावर में कितना दिया हुआ है, यन दिया हुआ। जब एक कोष्टक टूटेगा तो यह यन इनका भी और यह यन बी का भी है, तो दोनों लोगों के पास चला जाएगा, यानी a के पावर यन भी लिख देंगे और b के पावर भी कितना लिख देंगे, यन लिख देंगे। और ये चीज़ बटे में, तो बटे में हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a के पावर यन भागे b के पावर यन। 7वां नंबर देखिएगा, a के पावर क्या लिखा हुआ है, अगर a के पावर माइनस यन और b के पावर माइनस यम लिखा हुआ है। a के पावर कितना लिखा हुआ, माइनस यन, और b के पावर माइनस यम लिखा हुआ है। इसे अभी तो देखें ना, जब ऊपर ले जाएंगे तो यह चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जो b के पावर माइनस यम इसे ऊपर ले जाएगी, तो b के पावर कितना हो जाएगा, प्लस का यम हो जाएगा। और ये चीज़ अगर नीचे लाएंगे तो a के पावर कितना हो जाएगा, यन। प्लस माइनस करने के लिए हम ऊपर और नीचे यानी बटे के रूप में लिखते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या है,
जैसे ए रूट, एक करड़ी का जो क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है ना, करड़ी का क्वेश्चन देखिए कैसे हल करेंगे इनको, है ना। जैसे रूट में, अब रूट में कोई चीज़ आ रही है और वो चीज़ कहाँ तक जा रही है, अनंत तक आती ही जा रही है। कोई चीज़ रूट में आई है और वो अनंत तक आती ही चली जा रही है। जैसे यहाँ पे रूट में ए सब रूट में है और कहाँ तक गया, ये अनंत तक गया। जब भी ऐसी कंडीशन होगी, ऐसा प्रश्न होगा तो कुछ मत करिएगा, जो अंदर रूट में बार बार चल रहा है ना, वही उसका आंसर होगा, वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे रूट में 7, रूट में 7, रूट में 7, रूट में 7, अगर मान लीजिए हम अनंत तक चला दें, कितना चला दें, अनंत तक चला दें, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहीं पर देखिएगा, वो अनंत तक था इसलिए किए हैं। अगर अनंत तक ना जाके अगर कोई चीज़ स्टॉप हो रही है, कुछ दूरी तक जाकर वो चीज़ क्या हो जा रही है, स्टॉप हो रही है। देखिए जैसे ये चीज़ अनंत तक नहीं गई, ये चीज़ कहाँ तक, अनंत तक नहीं गई है, तो इसमें वो चीज़ नहीं लगेगी। इसमें अलग तरीका देखेंगे ना, तो जो अंदर है, जिसके पावर में बार बार, यानी जिसके रूट में जो चीज़ें बार बार चल रही हैं, जैसे ए के रूट में चल रहे हैं ना, रूट में ए, रूट में ए, रूट में ए, कितनी बार आया है, 4 बार आया। तो जो अंदर आया उसको तो पहले लिख लेंगे ना, अंदर ए आया तो ए को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखेंगे करड़ी कितनी बार आई, करड़ी ध्यान से देखिए कितनी बार आई, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। करड़ी कितनी बार आई है, 4 बार। तो 2 के पावर हम कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। 2 के पावर 4 होता है कितना है, 16 होता है। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो इससे अब एक घात कम करके, 16 आई ना, कितना आई, 16 आई, तो एक कम करके हम क्या लिख देंगे इसे, 15/16। तो ए के पावर क्या आ जाएगा, 15/16। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा और जिसमें करड़ी रुकी हो, अनंत तक न गई हो, अगर अनंत तक जाती है तो इसका मान कितना आ जाता है, ए आ जाता है। लेकिन करड़ी अगर रुकी हुई है तो करड़ी जो अंदर उसको तो लिख लेंगे, अगर अंदर ए है तो ए लिखेंगे, कोई और संख्या है तो उसको लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे करड़ी काउंट करेंगे, कितनी बार करड़ी आई है, करड़ी यहाँ पर कितनी बार आई है, 4 बार आई है, तो उसको 2 के पावर में ही लिखेंगे। 2 के पावर हमने कितना लिख दिया, 4। 2 के पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है। और 16 को एक कम करके हम कितना लिख देंगे, 15/16। कितना लिख देंगे, 15/16। जैसे यहाँ पर देखिए अंक में दिया है ना, जैसे करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7 आता ही जा रहा है। और ये अनंत तक नहीं, कुछ दूरी तक जाकर क्या है, कुछ अंकों के बाद क्या है, रुक गया है। तो अंदर का जो 7 है, इसको 7 हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। आप देखेंगे करड़ी कैठो है ना, करड़ी कैठो, 1 2 3 4 5 6, करड़ी कितनी है, 6। तो 2 के पावर हम कितना लिख देंगे, 6। और 2 के पावर 6 का मान कितना होता है, 64। अब एक कम करके बटे में लिखेंगे। 2 के पावर 6 का मान कितना होता है, 64 होता है। एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63, 63/64। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 के पावर 63/64। 7 के पावर 63/64 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, जैसे इस रूप में आ जाए और अनंत तक गया हो ना, बीच में देखिए क्या लगा हुआ है, बीच में प्लस लगा हुआ है ना। पहली बार क्या था, उसमें प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगा था, सब गुणे में था ना। तो गुणे में था तो उसका तो हमने देख लिया, लेकिन अब बीच में क्या आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। जब प्लस आ जाएगा और ये अनंत तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, जो ये 56 लिखा हुआ है ना, जो भी अंक लिखा हुआ है उसका 2 ऐसा फैक्टर करेंगे कि जिनके बीच का अंतर 1 हो। यानी ऐसे 2 उसके फैक्टर बनाएंगे जिनके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। जैसे 56 तो ऐसे 2 संख्या में तोड़ेंगे, जैसे 8 7 56, 8 और 7 का अंतर कितना है, 1 है। 8 और 7 का अंतर कितना है, 1 है। और 8 7 होता कितना है, 56 होता है। 8 7 कितना होता है, 56 होता है। अगर प्लस, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो जो बड़ा चिन्ह है, जो बड़ा मान है, यानी इसमें 8 बड़ा और 7 क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा होगा उसी को हम क्या कर देंगे, आंसर बता देंगे। जो बड़ा होगा उसी को हम क्या बता देंगे, आंसर बता देंगे। अगर यहीं पे माइनस लगा होता, यहीं पे क्या लगा होता, माइनस लगा होता, हम तोड़ेंगे 8 और 7 में ही। लेकिन अगर माइनस लगा होता तो इसका आंसर हम कितना बताते हैं, 7 बताते। लेकिन प्लस लगा है तो इसका मान हम कितना बताएंगे, 8 बताएंगे। देखिए यहाँ पर माइनस वाला है, यहाँ पर कौन सा है, माइनस वाला है। तो इसका 2 फैक्टर करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 10 9 10 गुणे 9 करेंगे, 10 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 1 हो जाएगा। तो अब इसमें से बड़ी संख्या नहीं लेंगे, अगर प्लस होता तो 10 लेते हैं, माइनस है तो हम क्या बताएंगे, 9 बताएंगे। सिर्फ माइनस होने की वजह से छोटी संख्या बताएंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आगे देखिएगा, लेकिन हाँ, जो भी तोड़िएगा उसके 2 फैक्टर बनने चाहिए ना, 2 फैक्टर ऐसे बनने चाहिए जिनके बीच का अंतर कितना हो, उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए,
1 होना चाहिए, और अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, अगर माइनस है तो छोटी वाली संख्या हम ले लेंगे। आगे देखिएगा, जैसे पूछा गया रूट में ए है ना, तो वही वाला क्वेश्चन फिर आ गया ना, रूट ए, तो जो अंदर है उसको हम लिख लेंगे, जो अंदर है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर करड़ी को काउंट करेंगे, करड़ी 4 बार है तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 एक कम करके 15/16 लिख देंगे। यह क्या है, करड़ी में 7 7 7 7 आता जा रहा है और करड़ी रुकी हुई है ना, तो अंदर जो चीज़ है उसको लिखेंगे। अब करड़ी काउंट करेंगे, करड़ी कितनी बार है, 6 बार है, तो करड़ी 6 बार है तो इसका मान कितना आएगा, 64 आएगा। एक कम करके कितना लिख देंगे, 63/64 लिख देंगे। आगे देखिएगा, जैसे अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जिनके बीच का फैक्टर न बन रहा हो, जिनके बीच का फैक्टर न बन रहा हो, जैसे 56 था तो बन रहा था ना, 8 7 56। अब देखिए लेकिन बीच में इस बार क्या आ गया, 5 आ गया। 5 का कोई ऐसा खंड ही नहीं बनेगा जिनके बीच का अंतर 1 हो, यानी अभाज्य संख्या एक तरह की ऐसी आ गई ना जिनके बीच का फैक्टर बनेगा ही नहीं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तब कैसे करेंगे, चीज़ वही है, प्लस इसमें लगा और इसमें क्या लगा है, माइनस लगा है, तो इसमें कोई दो खंड तो ऐसे बनेंगे नहीं कि जिनके बीच का अंतर हो, एक हो। तो इसमें क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे, एक क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे। रूट में 1+4a, इतना तो लिखना ही लिखना है। रूट में 1+4a, यहाँ पर जो a है ना, जो अंदर की जो यानी जो कड़ी के अंदर संख्या होगी वही a का मान होगा। कड़ी के अंदर जो भी संख्या होगी वही क्या होगा, a का मान होगा। अगर प्लस लगा है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, या प्लस का 1 करेंगे और बटा 2 सब में रहेगा, बटा 2 सब में रहेगा। सिर्फ जो a है ना, a की वैल्यू बार बार चेंज होगी, बाकी फार्मूला यही रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है √5 + √5 + √5 डॉट 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 ए अनंत तक गई है और प्लस का चिन्ह लगा है, तो हम रूट में क्या लिखेंगे, 1+4 तो लिखेंगे, 1+4 लिखेंगे, लेकिन ए की जगह इस बार क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, और बटा में क्या लिख देंगे, 2। जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, रूट में 21 प्लस में 1/2। उसी तरह इसको देखिएगा, रूट में 1 - √1 ऐसे करके माइनस में ये अनंत तक जा रहा है, ये क्या कर रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे रूट में 1+4 तो लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे ए था, ए की जगह इस बार क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि कड़ी के अंदर इस बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और इस बार माइनस लगाएंगे, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ माइनस में चल रही थी, ये चीज़ किस में चल रही थी, माइनस में चल रही थी, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस, और बटे 2 तो सब में रहेगा, बटे 2 क्या रहेगा, सब में रहेगा। तो इसको जब हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √5 - 1/2। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, फार्मूला यही यूज करेंगे ना, रूट में 1+4a + -1/2। अब जो a है ना वो कड़ी के अंदर का मान रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखिए विभाजिता का नियम, आगे देखिएगा विभाजिता का नियम। हमसे पूछा जा रहा है कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी। विभाजिता का नियम हमारा हर अंकों का देखेंगे, लेकिन पहले 2 का देख रहे हैं कि 2 से कौन से अंक कट जाएंगे। तो याद रखिएगा 2 की विभाजिता का नियम क्या है, 2 की विभाजिता का नियम क्या है। तो कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई के अंक पे सम संख्या हो, यदि उसके इकाई के अंक पे क्या हो, सम संख्या जैसे इकाई के अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 12 14 16, यानी उसकी इकाई पे कोई सम संख्या हो। अगर कोई सम संख्या हो तो कन्फर्म वो किससे कटेगी, 2 से पूरी तरह कट जाएगी। अगर उसी तरह देखा जाए 3 से कौन सी संख्या कटेगी, अगर उसी तरह देखा जाए कि 3 से कौन सी संख्या जो पूरी तरह कट जाएगी, तो याद रखिएगा जिन भी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, अगर उनके अंकों का योग किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो कन्फर्म वो संख्या किससे कटेगी, 3 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ उसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, सिर्फ अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, जैसे दे दिया हमने 27, हमने क्या दे दिया 27, तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और 9 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। जब ये इसका योग 3 से कट रहा है तो कन्फर्म ये संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। इसी तरह कितना हो बड़ी संख्या हो उसके अंकों का योग कर लेना, अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आगे देखिए 4 की विभाजिता का नियम, 4 से कौन सी संख्याएं पूरी तरह
कट जाएंगी। तो 4 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी देखिएगा। जैसे 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, जैसे 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी। तो कोई भी संख्या लिखी हो, कितना हो बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे 5 6 7 8 9 और लास्ट में हमने 2 4 लिख दिया। कितना हो बड़ी संख्या और सिर्फ हमें लास्ट का 2 अंक देखना है। हमें कितना देखना है, लास्ट का 2 अंक देखना है। इनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ तक हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो लास्ट के 2 अंक है ना, बस इसी को देखना है। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, अगर लास्ट के 2 अंक किससे कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से। जैसे इस संख्या को हम चेक करेंगे, जैसे 24 है, 24 को चेक करेंगे, 4 से कट रहा है, ये 4 से क्या है, कट जाएगा। 4 छक 24, ये 4 से क्या होगा, कट जाएगा। तो कन्फर्म ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। बस याद रखिएगा 4 की विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या दी हुई उसके इकाई यानी लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। उसी तरह 5 की विभाज्यता का नियम देखिएगा, 5 से कौन सी संख्या कटेंगी, कोई भी संख्या अगर लास्ट में उसके 0 और 5 आया हो, कितना हो बड़ी संख्या हो, उसके लास्ट में कितना आया हो, 0 आया हो या क्या आया हो, 5 आया, उसके लास्ट में कितना आ जाए, 0 आ जाए या कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 0 या 5 लास्ट में संख्या आ गई तो कन्फर्म किससे कटेगी, 5 से कटेगी। आगे देखिएगा 6 की विभाज्यता का नियम, 6 से कौन सी संख्या कटेगी। 6 की विभाज्यता का नियम देखिएगा, 6 से कौन सी संख्या कटेगी। तो जो भी संख्याएं 2 और 3 से कट जाएंगी, 2 और 3 दोनों से कट जाएंगी, कोई संख्या किससे कटेगी, 6 से। मतलब कोई भी संख्या देख लीजिएगा, 2 से कटने का नियम क्या था, लास्ट में क्या होना चाहिए, कि सम संख्या होना चाहिए। और 3 से कटने का नियम क्या था, कि उनके अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो कोई भी संख्या देखिएगा कि उनके लास्ट में अगर सम संख्या है और उनको जोड़ने पर जो है योग उसका 3 से कट जा रहा है, तो ऐसी संख्या कन्फर्म किससे कटेंगी, 6 से कट जाएंगी। लास्ट में उनके सम संख्या हो, कोई भी कितना हो बड़ी संख्या हो, लास्ट में क्या हो, एक सम संख्या हो और उनके अंकों का योग, और उनके अंकों का योग किससे कट रहा हो, 3 से कट रहा हो, 3 से कट रहा हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। आगे देखिएगा 8 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम कि 8 से कौन सी संख्याएं पूरी पूरी तरह कट जाएंगी। तो 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं वह संख्याएं होंगी जिनके लास्ट के 3 अंक, 4 में हमने क्या पढ़ा था, 4 से वो संख्याएं कट रही थी जिनके लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे थे। लास्ट के 2 अंक किससे कट रहे थे, 4 से कट रहे थे। लेकिन 8 की विभाज्यता के नियम में देखेंगे लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक संख्या कितना हो बड़ी लिखी हो, लास्ट के जो 3 अंक है, लास्ट के जो 3 अंक है, लास्ट के अगर 3 अंक किससे कट रहे हैं, 8 से कट रहे हैं, 8 से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। जैसे लास्ट का 3 अंक लीजिए, अगर ये 8 से कट रहा है, अगर सिर्फ 3 अंक 8 से कट रहा है तो कन्फर्म ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। अगर ये 3 जो अंक है लास्ट के जो 3 अंक है, अगर ये 8 से न कटे तो ये संख्या 8 से कभी भी नहीं कटेगी। जैसे 9 की विभाज्यता का नियम देखिएगा, 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। तो जो भी संख्या लिखी हो उन अंकों को आप जोड़ लीजिए, उनके अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य यानी उनके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या कन्फर्म है कि किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। मतलब कितना हो बड़ी संख्या हो उनको ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद चेक करना क्या उनका जो योगफल आया है 9 से कट रहा है, अगर वो योगफल 9 से कट रहा है तो कन्फर्म है कि पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। आगे देखिएगा जैसे 11 की विभाज्यता का नियम कि 11 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 11 से कौन सी संख्याएं कटेंगी। तो 11 से वही संख्या कटेंगी जिसमें सम और विषम, सम संख्या और विषम संख्याओं के बीच का अंतर, बीच का जो अंतर है 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या तो 22 आ जाए या तो 33 आ जाए। मतलब 11 से कटने वाली कोई संख्या या तो कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वही संख्या किससे कट जाएगी, 11 से। अब हमें अंतर किसका देखना है, जैसे हमने लिख दिया 121, हमने कितना लिख दिया
121। हमें पता है 121 किससे किससे कटता है, 11 से कट जाता है। तो यहाँ पे सम विषम मतलब एक एक छोड़ के जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, कोई संख्या और होती तो इसको जोड़ते हैं, है ना। तो एक एक छोड़ के जोड़ेंगे, तो जैसे इसमें 3 अंक ना, तो इसको एक साथ जोड़ेंगे और इसके साथ जोड़ने के लिए कुछ नहीं, इसको जोड़ेंगे नहीं। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और ये क्या है 2, इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो घटाने पे कितना आया 0। जब 0 आ जाएगा तो यही संख्या तो किससे कटती है, 11 से कटती है। अगर यहीं पे 11 भी आ जाए या 22 आ जाए या कितना आ जाए 33 आ जाए, कुछ भी आ जाए 11 से कटने वाली संख्या, तो किससे कट जाएगी 11 से। मतलब इनके बीच का जो यानी इनके जो गैपिंग का अंतर है उनका अंतर देखेंगे। जैसे हमने एक संख्या लिख दी 5 है 6 7 8 9, हमने एक संख्या लिख दी ना, तो इनको और इनको एक साथ जोड़ेंगे, इनको इनको हम क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे, और इनको क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे। जो जोड़ होगा, जो दोनों का योग होगा, उन दोनों को माइनस करेंगे। अगर माइनस करने पर 0 आ गया तो कन्फर्म संख्या किससे कटेगी 11 से कटेगी, या 0 ना आके 11 आ जाए 22 आ जाए तब भी कटेगी। 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगी 11 से कटेगी। लेकिन अंतर करने पर कोई दूसरी संख्या आ रही है 0 और 11 का मल्टीपल छोड़ा के, तो वो संख्या कभी भी 11 से नहीं कटेगी। जैसे यहाँ पर देखिए कि 12 की विभाज्यता का नियम, कि 12 से कौन सी संख्याएं कटेंगे, तो जो भी संख्याएं 3 और 4 दोनों से कटेंगी, जो भी संख्याएं 3 और 4 दोनों से कटेंगी, कन्फर्म है कि वो संख्या किससे कट जाएगी 12 से। 3 से कटने का नियम क्या था कि उनके अंकों का योग किससे कटना चाहिए 3 से। और 4 की विभाज्यता का नियम क्या था कि उसके लास्ट के 2 अंक किससे कटने चाहिए 4 से। तो इसी तरह कोई भी संख्या लिखी होगी, कोई भी क्या लिखी होगी संख्या लिखी होगी, तो हम देखेंगे इनके अंकों का योग 3 से कट रहा है, और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि उसके जो लास्ट के 2 अंक हैं क्या 4 से कट रहे हैं। अगर ये चीज़ उसमें दिख रही है कि उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है और उसके लास्ट में 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो कन्फर्म वो संख्या किससे कट जाएगी 12 से कट जाएगी। आगे देखिएगा, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक को पता करना है, किसी भी संख्या के इकाई अंक को पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, जैसे पूछा जा रहा है कि 382 की पावर 575, 382 की पावर 575 का इकाई अंक क्या होगा। मतलब इसको हल करने पे, आप जब इसको हल करेंगे तो जो इकाई के अंक पे जो अंक आएगा, इकाई के स्थान पे जो अंक आएगा उसी को ये पूछना चाह रहे हैं। तो इकाई के अंक पे, तो जब भी इकाई का अंक आपको पता करना होगा, तो जो इसकी घात है, घात कितनी 575, तो इसका सिर्फ 2 अंक ले लेंगे लास्ट का, जो 275 ना, तो सिर्फ 575, तो कितना लेंगे सिर्फ 75 ले लेंगे, और 2 अंक लेकर उसमें क्या कर देंगे 4 से भाग दे देंगे। 4 का भाग हमेशा करेंगे, 4 से ही भाग देंगे। उसके जो पावर में, पावर भी कितना हो बड़ी लिखी हो कोई मतलब नहीं है, पावर का जो कितना हो बड़ी, सिर्फ 2 अंक लेंगे और उसमें भाग किससे लगा देंगे 4 से लगा देंगे। देखेंगे कितनी बार जाएगी, सिर्फ जो शेष बच रहा है, तो शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। जब 4 से भाग लगाएंगे 18 बार जा रही है पूरी, लेकिन 3 क्या आ जा रहा है इसमें शेष आ जा रहा है। अब जो 3 शेष आया है ना, वही जो इसमें इकाई का अंक कितना था 2 था, उसी के पावर रख देंगे, उसी के पावर क्या रख देंगे उस 3 को रख देंगे, जो हमारा शेषफल आया था वही, उसी को 2 के पावर रख देंगे। जब 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, अतः इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 8। तो जब भी इकाई अंक निकालना होगा, घात कुछ भी हो, लास्ट का 2 अंक लीजिएगा, लास्ट का 2 अंक उसके लीजिएगा, उसमें किससे भाग दीजिएगा 4 से भाग कर देंगे। अब जो शेषफल आएगा वही इकाई वाले अंक पे क्या है यहाँ पे 2 है, उसी 2 के पावर रख देंगे और हल कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इकाई के स्थान पे क्या आएगा। और एक चीज़ नोट करिएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि भाग पूरी तरह कट जाएगी, भाग क्या हो जाएगी पूरी तरह कट जाएगी, और हमें शेषफल कुछ नहीं मिलेगा। हमें क्या होगा शेषफल कुछ नहीं बचेगा। जब शेषफल 0 आ जाए, जब मान लो अगर ये पूरा कट गया होता, मान लो शेषफल 0 आ गया होता, तो हम पावर अपने मन से कितना रख देंगे 4 रख देंगे। तब हमें 2 के पावर कितना रखना होता, 2 के पावर हम 4 रख देते। अगर ये पूरी कट जाती, अगर कोई शेषफल ना आता, तो नोट करिएगा जब भी कुछ शेषफल 0 आ जाए, जब भी शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हम पावर कितना रखते हैं अपने मन से 4 रखते हैं। अब 2 के पावर 4 का मान बता देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लसप और मस, यानी लस और मस के कुछ सूत्र बार बार पूछे जाते हैं, देखिएगा। जैसे
दो संख्या दे देगा, दो संख्या हमें दे देगा, एक पहली संख्या दे देगा, गुणे में क्या कर देगा दूसरी संख्या इसका मान दे देगा, और ल स का भी मान हमें कुछ दे देगा, और गुणे में HCF यानी म स के बारे में हमसे पूछ देगा। जब भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और ल स दिया हो या म स कुछ भी दिया हो और एक को पूछेगा, इसमें से दो चीज़ और एक ही यानी तीन चीज़ तो हमेशा देगा और एक चीज़ को हमेशा पूछेगा, तो ये वाला फार्मूला हमेशा यूज करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ल स गुणे म स, एक फार्मूला होता है। अगर हमें कहीं भिन्नों का ल स पूछे, हमें किससे पूछे, भिन्नों का ल स क्या होता है। जब भी भिन्नों का ल स पूछा जाएगा, जैसे लिखा हुआ है 1/2, 3/4 और 5/3, अगर ऐसे में भिन्न लिखी हुई है, यह अंश है और यह क्या है, हर है। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। जब भी भिन्नों का ल स, मान लो इसी का पूछ दे, कह दे इसका क्या निकालिए, ल स निकालिए। अगर इसी का हमसे पूछे कि इसका क्या करिए, ल स निकालिए, तो जो हमारा अंश होगा, जैसे अंश कितना था 1/4, 1/5 और 3/2 और 6/7, तो जो ऊपर के जो अंश होंगे इनका हम क्या करेंगे, ल स निकालेंगे। जब हमसे ल स पूछेगा तो ऊपर का ल स और नीचे वाले जो हर है इसका क्या निकालेंगे, म स निकालेंगे। अगर यहीं पे कहीं अगर भिन्नों का कह दे कि म स निकालिए, अगर भिन्नों का क्या कह दे म स निकालिए, तो ऊपर वाले का यानी जो ऊपर के जो अंश है इसका इस बार क्या करेंगे, म स निकालेंगे, और नीचे वाले हर का इस बार क्या करेंगे, ल स निकालेंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब ल स पूछेगा, जब हमसे ल स पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या का क्या करेंगे, ल स, और नीचे वाली संख्या का क्या कर देंगे, म स, नीचे वाली संख्या का क्या कर देंगे, म स। जब भी भिन्नों का हमसे क्या पूछा जाएगा, ल स, तो ऊपर वाली संख्या का हम ल स कर देंगे और नीचे वाली संख्या का क्या कर देंगे, म स कर देंगे। अगर भिन्नों का म स ही पूछ दिया तो ऊपर वाले का क्या कर देंगे, म स, और नीचे वाले का क्या कर देंगे, ल स। जैसे होता है ना, संख्या 1/3 लिखी हो, 4/5 लिखी हो, 6/7 लिखी हो, तो ये ऊपर वाली संख्या ल स पूछे तो इनका क्या होगा, ल स, और नीचे वाले का क्या कर देंगे, म स। लेकिन अगर ये म स पूछे तो ऊपर वाले का इस बार म स और नीचे वाले का क्या कर देंगे, ल स कर देंगे।